जी, मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद की तरफ से उसकी एक मैगजीन पंचायत संदेश है, तो उसके लिए मैं आपसे पंचायती राज के बारे में जो आपका अनुभव है और जो आपके विचार हैं उसके बारे में जानना चाह रहा था। देखिए, पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा जी, और मुझे प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि पंचायत राज परिषद एक पत्रिका का प्रकाशन करने जा रहा जी, और जहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था के विषय में मेरा दृष्टिकोण है, जी, और जो लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में विश्वास करते हैं, जी, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी आस्था है, जी, जी, वो लोग पंचायती व्यवस्था, पंचायती राजकाज की प्रणाली को कभी महत्वहीन नहीं बता सकते। क्योंकि मैं शुरू करता हूँ इस बात से कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, और अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जी, पाश्चात्य देशों में भी है, जी, भारत में भी है। लेकिन यदि गौर से देखिएगा तो प्राचीनतम लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि किसी देश में है तो भारत में। आप विश्व का गणतंत्र वैशाली का इतिहास ले लीजिए, वहां से भारत में जैसे लोकतंत्र के कंसेप्ट के विषय में यदि कहीं सबसे पहले प्रयोग हुआ जी, और उसको यहाँ की धरती पर जी, मैं लाया गया, अमली जमा पहनाया गया, तो भारतवर्ष। देखिए, भारतवर्ष में की खूबियाँ जी, केवल राज पद्धति की नहीं रहती, जी, शासन पद्धति में जिनको जिम्मेवारी होती है उन्हीं की नहीं होती। जी, जी, भारतीय जनजीवन में जरा उस प्राचीनतम समय को याद करिए। महल में रहने वाला राजा और राजकुमार भी एक झोपड़ी में दीक्षा लेने के लिए बाध्य हो जाता था, जहाँ वो आदमी की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन दीक्षा लेने के लिए तो वही उपयुक्त स्थल माना जाता था। अभावग्रस्त आदमी जीवन का दर्शन देता था, राजकुमार को राज व्यवस्था की ट्रेनिंग देता था। सोच लीजिए इस देश की क्या पद्धति है। इस देश की पद्धति है जियो और जीने दो। तो यदि जियो और जीने दो का मतलब क्या है? अपनी सुविधाओं के लिए केवल मत सोचते रहो, दूसरे के सुविधाओं के लिए यदि सोचने का यदि काम करते हो, यही लोकतांत्रिक पद्धति। गांधी ने, महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, खुद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पद्धति को विकसित करने का प्रयास किया, और इसका कारण था, कुछ स्पष्ट कारण है। इस देश की जीवन पद्धति आप देख लीजिए, यहाँ बहुत भाषा के बोलने वाले लोग, बहुत वेशभूषा अलग ढंग से धारण करने वाले, अनेक संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। क्या खूबसूरती है इस देश। इतना बड़ा देश, पहाड़ नदियों से घिरा हुआ देश, और साथ साथ इतनी भाषा, इतनी वेशभूषा, इतनी खान पान, इतनी संस्कृति में यह देश विभक्त, लेकिन तब भी देश में व्यवस्था संभली हुई है। इसका कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मूलतः अवधारणा थी, शासन का विकेंद्रीकरण। यदि शासन पद्धति एक जगह से केवल संचालित हो तो सभी समय पर न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।
लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का मूल कंसेप्ट का कारण है कि गांव के स्तर पर भी स्वशासन, जी गांव के स्तर पर भी विकास, जी गांव के द्वारा बनाई गई योजना जी पर उन लोगों के द्वारा योजना बनाई जाए जी तो ज्यादा अच्छी। आरामदेह घरों में बैठ करके देश की पूरी कल्पना नहीं कर सकते, न देश की तस्वीर खींच सकते हैं, बल्कि आरामदेह घरों से बाहर निकल करके जनते उस ग्रामीण अंचल में जाइए जहां नंगे पांव चलने के लिए मजबूर है, जहां एक कंबल में 5 लोग सोने के लिए विवश, जहां खाना बनाने के लिए उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता। ये कौन लोग हैं? ये तो वही लोग हैं जो देश के असंख्य भारी संख्या में हजारों गांवों में फैले हुए गरीब लोग, भारत की आत्मा है, जो आज तक निर्धनता रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया। उनको उद्धार कौन कर सकता है? एक सुव्यवस्थित पंचायती व्यवस्था जहां शासन संचालित हो वहां के लोगों के द्वारा, जहां विकास की परिकल्पना हो, वहां जो हकीकत के आधार पर जो योजना बनती हो वही कर सकता है। इसलिए इस पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना इस आधार पर की गई कि भारत तो गांव का देश है, भारत तो गांव में बसता है। शहर में तो इस देश की आबादी कम रहती है, चंद घरानों की आमदनी बहुत बढ़ जाए और करोड़ों लोगों के सामने जीवन जीने का सवाल उठे, यही तो लोकतंत्र की चुनौती है। हम अमेरिका के आधार पर जी नहीं सकते, हम रूस के आधार पर जी नहीं सकते, हम इंग्लैंड के आधार पर जी नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या है? इस देश की खासियत क्या है? इस देश की विशेषता क्या है? इस देश की पूंजी क्या है? यहाँ जमीन कम है, यहाँ लोग ज्यादा है, यहाँ पूंजी कम है। इस देश की अर्थरचना कैसी हो सकती है? कि इस देश की अर्थरचना हो सकती है मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम बेनिफिट। ये कहां से हो सकता है? अट्टालिका खड़ा रहने से देश का स्वप्न नहीं देखा जा सकता। देश का स्वप्न तो देख सकते हैं उन पगडंडियों पर चलने में जहां चलते चलते आदमी रुकने के लिए बाध्य हो जाता है, गढ़ा को। इस देश को तो समझने के लिए वहां जाना पड़ेगा। एक चीज में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि एक तो हमारे देश में पहले से पंचायत थे, जो गांधी जी जैसे कहते हैं, तो वो तो किसी चीज को देख के ही कह रहे हैं कि पहले अगर हम अपना देखभाल करने लगे, फिर पड़ोसी का, फिर गांव का, फिर एक का, तो इस तरह से पूरे भारत की देखभाल हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास पंचायत पहले से जो रह रहे थे, पंचायत की जो संरचनाएं उभरी थी वो अंग्रेजों के शोषण की वजह से थोड़ी विकृत हो गई थी। हाँ, तो वो एक तो अंदर से उभरती हुई एक पंचायत थी, और एक है कि हम सायास प्रयास करके डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो कई जो तत्व हैं, पुराने तत्व हैं, वो तत्व भी तो नष्ट हो रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? संबंधों, समाज का स्वरूप बदलता रहता है जी, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता रहता है जी, और व्यक्ति समय के अनुसार में से अपनी भूमिका तैयार करता है जी, अपनी रेखा खींचता है जी, आगे की तस्वीर खींचता है जी। जो आपके पूर्वज तो मिर्जाई पहनते थे, आज तो आप मिर्जाई नहीं पहन रहे हैं जी। आपके पूर्वज तो किसी खास ढंग से जीवन पद्धति था, आप तो नहीं पहन सकते जी। अब तो सूट बूटों का जीवन पद्धति हो गया। तो इसलिए देखिए, जीवन के विकास के रूप अनेक होते हैं जी। विकास का रूप एक संसार में वह भी है जहां आदमी अधिकतम सुविधाओं से लैस हो जाए जी। तो एक तो वो भी रूप है।
इसलिए कोई भी व्यवस्था होती है उसमें रूपांतरण होता है समय समय में। जी जी और वो रूपांतरण जैसे व्यक्ति के जीवन में है, कभी जी आप जरा खुद समझ लीजिए, 10 बरस पहले आपके सोचने का क्या आधार था, आज किस ढंग से सोचते हैं। तो समग्र संपूर्ण जीवन में जी मैं मानता हूं ये दर्शन की बात हो जाएगी आपसे जी कि जीवन के लक्ष्य एक साथ ही एक ही तरह से नहीं चलते हैं, उसमें तरमीम भी कुछ होता है। जी और गांधी की बात आपने कह दी, बहुत बड़े, मैं तो उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री ही नहीं मानता। जो प्रयोग जिन्होंने अपने जीवन के विषय में कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, यानी गांधी तो प्रयोगवादी थे। जी और प्रयोगवादी जो होता है वो डॉगमेटिक नहीं होता है, जी जी रूढ़िवादी नहीं होता है, जी एक साँचे में ढल करके अपनी जिंदगी नहीं बिताता है। जी मार्क्स ने एक जी। तस्वीर रखा, उस तस्वीर के आधार पर क्या आज भी मार्क्सवादी चल रहे हैं क्या, उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और गांधी का तो एक एक चीज जो आपने कहा कि इसके बड़े प्रोपेगेंडिस्ट थे, जी और उन्होंने कहा एक चीज गांधी के विषय में सबको याद करना चाहिए, गांधी ने जीवन दर्शन के रूप में कहा था स्वयं की गरीबी ही इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का एक बड़ा आधार हो सकता है। स्वयं की गरीबी का अर्थ समझने का प्रयास करिए। जी स्वयं की गरीबी यही है, तुम साधन संपन्न भी हो तो भी फिजूल खर्ची मत करो, साधन संपन्न भी हो जी तो अपने ऊपर नियंत्रण रखो, साधन संपन्न भी हो तो यदि पैसा बचता है वो राष्ट्र के निर्माण में चला जाए। ऐसी जगहों पर रह करके और अटालिकाओं के बीच में रह करके जो स्वप्न देखता है जी उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जो जंगलों के बीच में से गुजरता है, जी जो कि गांव की पगडंडियों से गुजरता है, उसका सोच अलग होगा। तो इसलिए गांधी का दर्शन जो था, और गांधी क्यों कहिए, इस हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जी उन लोगों की धारणा थी, उन लोगों की सोच पंचायती राज व्यवस्था को सुसंगठित करने की थी, क्योंकि बलवंत राय मेहता जी इसने इस व्यवस्था को जी जी सोचिए, स्वतंत्रता सेनानी में भी योद्धा थे, जी मरने के वक्त भी उन्होंने योद्धा की भांति से जीवन अपना त्याग किया। तो बलवंत राय ने, अब देखिए लोहिया को ले लीजिए, लोहिया का चौखंबा राज, जयप्रकाश की जनता सरकार की कल्पना और गांधी का ग्राम स्वराज, ये सभी विकेंद्रित व्यवस्था के प्रतीक। अलग अलग शब्दों के माध्यम से रास्ता एक है, कोई कहता है कि इस रास्ते से ज्यादा हो, शब्दावली का फर्क हो सकता है, जी भाव एक ही है, अवधारणा एक ही है, स्वप्न एक ही है, दर्शन एक ही है, इसी तरफ से इन लोगों की सोच है। तो मैं मानता हूँ आज के समय में एक पंचायती राज व्यवस्था में कुछ ढीलापन, जी कुछ कमजोरी आई, चूंकि आधुनिकता का चक्कर, आधुनिकता का चौकाचंद जी कई फील्डों में, सभी फील्डों में नहीं, जी कई फील्डों में भारतीय जनजीवन को थोड़ा प्रभावित किया। हम विकास की पद्धति में विश्वास करते हैं, जीवन ही विकास की अवधारणा पर टिका हुआ। पहले तो आप देख लीजिए, महाभारत देखिए, रामायण देखिए, जो बाण में ताकत होती थी, जी अब हवाई जहाज का आधुनिकतम रूप जो है, जो विस्फोटक तरीका से यहाँ से मिसाइल दाग दीजिए उतना जगह चले जाएगा, पहले तो वो था, आज उसी का आधुनिकतम रूप आप देख रहे हैं। तो जब भारतीय जीवन पद्धति को की सबसे बड़ा रक्षा करने का एक ही उपाय है, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित संस्थाओं को के अंदर यदि नव जीवन का संचार करना है, जी तो उसकी मूल आत्मा को खत्म मत करने दीजिए,
बल्कि स्वाभाविकता को बनाए रखिए। और स्वाभाविकता यदि आपके साथ रहेगी तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। आप देख लीजिए ना, आपका एक आदमी, इस भारत के लोगों के सामने क्या है समस्या। यहाँ तो जीवन जीने का संकट है, तो जीवन जीने का संकट है, उसके लिए तो पंचायती राज व्यवस्था अच्छा है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जिसके जीवन में कैसे खर्च किया जाए इसकी समस्या है, यानी पैसा कैसे खर्च किया जाए उसके सामने यह भी समस्या है। इस सब का एक निराकरण मैं मानता हूँ पंचायती व्यवस्था में भी है, जहाँ सामूहिकता का दर्शन होता है, जहाँ गांव के लोग ही अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। लेकिन इस पद्धति को आधुनिक रूप अब देने की जरूरत हो गई है, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी जो चल रहा है भौतिकता की आंधी समाज को ग्रसित कर रही है। और भौतिकता की आंधी यदि समाज को ग्रसित कर दिया जाए, उससे प्रभावित क्या होता है, मूल्य मर्यादा वसूल की कीमत पर भौतिकता की आंधी चलती है ठीक से। और इसी भौतिकता की आंधी ने देश को भी बड़ा नुकसान किया। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी देश में कई सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। आधी आबादी आपकी गाँव में रहती है और वह है महिलाओं की, समाज का ही आधी आबादी रहता है। इस आधी आबादी को यदि आपने संगठित किया, उसको शक्ति संपन्न बना दिया, उसको शासन में भागीदारी बना दिया, समाज का स्वरूप बदलता जाए। और बिहार में हुआ है, पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है और नौकरियों। यदि आप कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा है अवसर दे दो, वह व्यक्ति अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का उस अवसर के बल पर ही प्रदर्शित कर सकता है। कलाम साहब की जिंदगी क्या थी, अवसर मिला, उस व्यक्ति ने कैसे क्या कमाल करके देखा। इसलिए आप लोग पत्रिका निकाल रहे हैं, इसके सफल प्रकाशन, इसमें अच्छी सामग्री आप लोग दें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। और मैं मानता हूँ, इसमें विश्वास करता हूँ, इसकी वकालत करता हूँ, इसमें दृढ़ मेरी आस्था है कि ये व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का, इसमें पुनः प्राण फूंकने का, इसको जीवंत बनाने का, इसको कारगर बनाने के लिए समाज, सरकार और व्यक्ति को सबको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। एक प्रश्न बस, एक दो तीन चार पाँच, कि जो सपना था गांधी जी का, या जयप्रकाश नारायण ने जो सोचा था, या लोहिया जी ने सोचा था, और ये जो संवैधानिक संशोधन के बाद जो संस्थाएं फिर से जो उभरी चुनाव के द्वारा, तो क्या उस सपने को ये पूरा कर रही हैं ये संस्थाएं, या इसमें कुछ है? क्योंकि मैं पिछले साल एक उत्तर प्रदेश के सांसद हैं ब्रजभूषण सरल सिंह, उनसे बात कर रहा था, तो वो उनका कहना था कि ऐसा है कि पंचायती राज ने ऐसा किया कि गांव के समाज के ताने बाने को पूरा उधेड़ दिया, और उससे स्वार्थपरता ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे ये, अब बिहार का क्या, वो तो अपने क्षेत्र के का वो के पर्यवेक्षण के आधार पर वो बता रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि उस सपने को पूरा करने में ये अक्षमता आ रही है? मैं ब्रजभूषण सिंह के बयान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। जी जी जी, उनका निजी बयान। जी जी, लेकिन एक चीज आपसे मैं पूछता हूँ जी, रेल व्यवस्था आपके देश में चल रही है जी, यदि रेल में दुर्घटना कहीं हो जाए जी, तो क्या रेल व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए क्या? जी, आप ही से मैं प्रश्न देखिए कि वो सपना कैसा है, जी, सपना में ताकत कितनी है, जी, सपना देखने वाला दूरदर्शी कितना है, जी, सपना देखने वाला ईमानदार कैसा था। जी, और एक बात जान लीजिए, आप कविता के क्षेत्र में हैं, लिखते पढ़ते हैं, जो स्वप्नदर्शी नहीं होगा कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। जी, जी,
क्रांतिकारी होने के लिए स्वप्नित होना जरूरी है। जी और जो सपना देखेगा वही, लोहिया ने कहा था अपने विषय में, मुझको लोग मानेंगे तब जब मैं मर जाऊंगा तब। आज देख लीजिए उसके मानने वालों को जो स्वप्न देखा था उस पूर्णतः कार्यान्वित हो जाए, जी यह कोई समय के ऊपर निर्भर करता है। जी लेकिन एक चीज जरूर जान लीजिएगा, विचार की यात्रा अनंत चलती रहती है। जी कभी धीमी दिखाई करती है, कभी उसमें ऊर्जापन रहता है, ताजगी आ जाती है। इसलिए विचार की यात्रा ठीक भले ही कहीं मंद पड़ती दिखाई हो, लेकिन विचार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था कि जो सपना देखा था और जो संस्थाएं अभी बनी हैं, उन संस्थाओं में क्या कोई टकराहट है क्या? टकराहट नहीं है। समाज है कि पंचायती राज की व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए जी उपयुक्त कदम वर्षों तक धीमी गति से चला। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि इस व्यवस्था को जब समय के साथ और मजबूती की तरफ बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ पाया। इसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए और इस सत्य को मान करके इसका मूल्यांकन करना चाहिए, इसकी व्याख्या करना चाहिए, इसके ऊपर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और बोलिए, कविता सूखे मत, कविता जागृत रहे। नहीं, वैसे तो पंचायत का, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो देश में आधुनिकता की जो बात आप कर रहे हैं, तो आधुनिकता तो सड़कों के साथ पहुंचते जा रही है और गांव धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। हमने पहले ही आपको कहा था कि इस देश की जीवन पद्धति यही है। एक खुशहाली में दूसरा यदि प्रसन्नचित हो जाए, जी यही यहाँ की जीवन पद्धति है। जी, यहाँ की जीवन पद्धति यही नहीं है जी कि राजमार्ग की सड़कों पर चलने का अधिकार कुछ अभिजात्य वर्ग को है और राजमार्ग की सड़कों पर चलने का अधिकार केवल कुछ सेक्शन तक शामिल है। राजमार्ग की सड़कें यदि सबके लिए खुल जाती हैं, जी 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 तो राज व्यवस्था तो अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कुछ त्रुटियां जरूर हुई है, लेकिन अब तो पंचायत सेवकों के ऊपर निर्भर करता है। अब तो अनेक जगहों पर, हजारों जगहों पर फैली हुई इस व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों को जगाने की जरूरत है। लोगों ने विश्वास करके तुमको पंचायती प्रतिष्ठान में ऊंचे ओहदे पर बैठाया है। इसकी अलख जगता रहे, ज्वाला इसकी बढ़ती रहे, अग्नि इसमें हर समय प्रज्वलित हो, इसको लेके मसाला आगे बढ़ाओ। और कुछ है? और बोलिए। काफी हो काफी हो गया।